हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 12th क्लास का फिजिक्स चल रहा है, चैप्टर 2 और आज के इस लेक्चर में हम आपको समझाने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, यानी संधारित्र में टोटल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होता है कितना होता है, इसके बारे में गणितीय व्याख्या करेंगे, यानी थ्योरम लगाएंगे, पूरा बेसिक से समझाएंगे। यदि अभी आप कुछ भी नहीं देखे हैं, संधारित्र के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि संधारित्र क्या है। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बच्चे लोग, मैं तो आपको ऐसे विधिवत पढ़ाता हूं और विधिवत लिखा भी देता हूं, आप लोग विधिवत लिख भी लेते होंगे और बेहतर नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है 9685299149। 100 रुपये चार्ज लगता है, बेहतर रूप से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपी बोर्ड की स्टूडेंट हो, चाहे बिहार, राजस्थान, झारखंड, यूपी बोर्ड कहीं से भी हो, एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ाता हूं मैं, सीबीएसई पैटर्न का नहीं है, हिंदी मीडियम का आपको नोट्स मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे, क्वेश्चन क्या है, संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र कहते किसे हैं? संधारित्र की बात करूं तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसके हम धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये हमारा संधारित्र एक प्रकार का, ठीक है। इस पे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं तो पास वाले तल पर प्लस क्यू समान रूप से वितरित हो जाता है, और जब इसमें बात करें तो इसके समीपवर्ती पर माइनस और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू, जिसे हम पृथ्वीकृत कर देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। जो धन आवेश होता है वो कहाँ चला जाता है, पृथ्वी पर चला जाता है। तो ये हमारा बनता है क्या, संधारित्र। ठीक है, संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है, कैपेसिटर जिसे बोलते हैं। इसका काम क्या है? तो संधारित्र का काम है धारिता को बढ़ाना, यानी हमने कुछ नहीं किया, दो चालक यहाँ पर देख सकते हैं, दो चालक ले लिया जो कि एक प्लेट की भांति है, और हमने फर्स्ट में आवेश दिया तो दूसरे पे आवेश उत्पन्न हो रहा है, प्रेरण द्वारा आवेश उत्पन्न हो रहा है। जैसे इसके जब देखिए, हम जब पढ़ाते हैं तो बताते हैं, इसके पहले भी बताए थे कि जैसे हमारे पास ए और बी दो प्लेट हैं या एक्स और वाई दो प्लेट हैं, जब एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश देते हैं तो इसके समान रूप से सभी जगह समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित हो जाता है। अब इसके प्रभाव के कारण जो दूसरा हमारा प्लेट है, इसके पास वाले तल पर, ये जो पास है ना, पास वाले तल पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, जिसका संबंध पृथ्वी से होता है तो पृथ्वी पर चला जाता है। ये तो हमारा संधारित्र था। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। इसके पहले मैंने संधारित्र क्या है, संधारित्र का सिद्धांत, समांतर प्लेट संधारित्र, इन सब पर मैंने चर्चा की है, जो कि आपको वीडियो मिल जाएंगे। कहाँ? डिस्क्रिप्शन पे नहीं मिलेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार या आयतन में बिना परिवर्तन के उसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो अब ये संचित ऊर्जा है क्या? ये संचित ऊर्जा है क्या? अब जैसे हमारे पास एक संधारित्र बना, संधारित्र में थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं। ये मेरे पास एक संधारित्र है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो ये प्लस माइनस चार्ज उत्पन्न होने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ रीजन होगा, थोड़ा समझिएगा। अब जैसे यहाँ पे प्लस चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आवेश यदि प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है तो कहीं ना कहीं इधर प्लस क्यू आवेश जा रहा होगा। ठीक है, और यदि इस पे माइनस आवेश तो इधर जो है माइनस क्यू आवेश जा रहा होगा। तब तो प्यारे बच्चों, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो रहा है। अब ये जब आवेश उत्पन्न हो रहा है तो जैसे मान लीजिए यहां पर ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट सेकंड है, तो प्लेट 1 से 2 तक आवेश को जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इसमें जो कार्य करना पड़ा प्यारे बच्चों, W जो कार्य करना पड़ा, वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही कहलाती है संधारित्र में संचित ऊर्जा। फिर से आप समझो, हमने क्या कहा, एक संधारित्र है, संधारित्र में दो प्लेट होंगे डेफिनेट, एक पहला प्लेट, दूसरा प्लेट। पहले प्लेट पर प्लस आवेश आता है और दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश आता है। बाहर तल पर जो भी प्लस होता है उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं। अब इसमें हमने क्या कहा कि यदि दूसरे प्लेट से पहले प्लेट में प्लस क्यू आवेश जा रहा है, सही बात है, ठीक है, तो इस आवेश को यहां तक जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य एक प्रकार से ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जो भी कराऊंगा विधिवत लिखाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। थोड़ा सा टाइम लगता है
क्योंकि देखो जब कॉपी पेन में पढ़ाओ तो थोड़ा सा क्या है, डायग्राम पहले से बना लो, कम पहले से लिख लो और समझा दो। यहां पे हमको पूरा विधिवत समझाना पड़ता है। तो हमने कहा कि एक संधारित्र है, संधारित्र के दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर प्लस चार्ज आ रहा होता है। तो जब प्लस चार्ज आ रहा होता है तो यदि मैं कह दूं कि कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ रहा है इधर आने में, और यही जो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब जब आवेश का स्थानांतरण होता है तो कहीं ना कहीं भैया उस पे क्या होगा, विभवांतर होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं धारिता होगी, धारिता भी होगी, क्योंकि धारिता का जो समांतर प्लेट संधारित होता है उसमें धारिता का मान आवेश पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहां पर आप समझो माध्यम पर डिपेंड करता है। चलिए थोड़ा समझिए। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको दो अनावेशित प्लेट ले लेते हैं। ये क्या है, अनावेशित प्लेट। इसको आवेशन की प्रक्रिया द्वारा आवेशित करना है, यानी इस पर आवेश उत्पन्न करना है। तो जब आवेश उत्पन्न करना है तो कहीं ना कहीं इसको किसी न किसी माध्यम से क्या करना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा, ठीक है। और जब आवेश देते हैं, जैसे बैटरी से इसे हमने जोड़ दिया तो आवेशन की क्रिया शुरू हुई। जब आवेश देते हैं तो यहां पे इस पर प्लस क्यू आएगा और इस पर माइनस क्यू आएगा, धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं आएगा। तो जो हमारा पहला प्लेट है इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। ये जो पहला प्लेट है इस पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। तो हमने क्या कहा था कि दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और पहले प्लेट से दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा क्या है सर, नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा क्या है? तो देखो जरा, यदि ये जो चालक है इसमें धन अधिक है ऋण से तो धन चार्ज कहलाएगा। ये हमारे पास एक आवेशित चालक है, यदि धन कम है ऋण से तो फिर हमारा ऋण आवेशित चालक कहलाएगा। अच्छा, जब धन बराबर हो ऋण के तो ये जो हमारा चालक है वो उदासीन चालक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीन। अब इसमें धन का मतलब ये हुआ कि यहां पर ऋण आयन कम है। दुनिया का कोई भी वस्तु होगा, कोई भी चालक होगा, कोई भी प्लेट होगा, चाहे वो विद्युत धारा का प्रवाह करे चाहे ना करे, चालन करे या ना करे, लेकिन वो उदासीन स्टेट में होता है। वो पॉजिटिव या नेगेटिव तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जब धन आवेश ऋण आवेश में डिफरेंस पाया जाएगा उसके अंदर। क्योंकि यदि धन आयन और ऋण आयन दोनों बराबर है तो फिर वो उदासीन है। मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा कि किसी भी चालक में यदि धन आयन अधिक है, सपोज दैट यहां पर 15 प्लस है, प्लस आयन है ना, और 15 निगेटिव आयन है, तो फिर दोनों बराबर हैं, तो फिर ये कहलाएगा उदासीन। क्या कहलाएगा बच्चा लोग, उदासीन। लेकिन इसी 15 की जगह ये 16 हो जाए तो फिर धन की अधिकता हो गई तो प्लेट पर धनावेश हो गया। यदि ये 15 ही रह जाए और प्यारे बच्चों ये 17 हो जाए, ऋण आवेश, ऋण आयन ज्यादा हो जाए, तो मतलब ये समझ में आया कि प्लेट ऋण आवेशित हो गया। थोड़ा आप समझोगे, मैं इसलिए कुछ चीजें समझा रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट यदि आप अपने किताब के आधार पर पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। अब मोटे मोटे तौर पर यदि मैं कह दूं कि वास्तव में संचित ऊर्जा किस प्रकार से होती है, तो हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र के दूसरे प्लेट से जो हमारा प्लस क्यू आवेश है पहले प्लेट की ओर आता है, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब इसका ऋण आवेश इधर जाएगा। अब इस प्लस क्यू आवेश आने से कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है जो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है प्यारे बच्चों, जिसे हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा या संधारित्र में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब चीज तो समझाया इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, तो इतना में तो समझ में आ ही जाएगा कि पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है। ठीक है, आवेश ला रहे हैं प्लेट बी से कहां तक, प्लेट ए तक। तो पहले हम यदि बात करें कि कोई भी यदि पदार्थ है उसमें से आवेश का स्थानांतरण होगा, तो क्या एक साथ पूरा ज्यादा मात्रा में आवेश का स्थानांतरण हो सकता है? नहीं, पहले अल्प मात्रा में स्थानांतरण होगा। पूरा का पूरा क्यू आवेश स्थानांतरित हो ही नहीं सकता।
किसी भी काम करने के पहले थोड़ा सा स्टार्ट करना पड़ता है। जर्नी को स्टार्ट करते हैं, पहले थोड़ा सा काम करते हैं, धीरे धीरे करके वो काम बृहद हो जाता है और हमारा कार्य संपन्न हो जाता है। आप पढ़ाई करते हो तो क्या ऐसा संभव है कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए? स्टार्टिंग में जब आप कोर्स देखना शुरू करते हो, जब आप अपना बुक देखते हो, तो ऐसा लगता है क्या एक दिन में मैं पूरा पढ़ लूंगा? ऐसा नहीं होता। पहले आपको रूटीन बनाना पड़ता है, फिर जब आप एक दो बार पढ़ लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक चैप्टर नहीं पढ़ पाते हो। पेपर के टाइम में आपको एक दिन में सभी चैप्टर को पढ़ के जाना होता है तो पढ़ लेते हो, फास्ट रिवीजन करते हो। लेकिन कब? जब आपका रूटीन बन जाता है। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों, दो प्लेट हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्लेट दूसरे से, प्लेट फर्स्ट में जो आवेश धीरे धीरे करके पहले आएगा, पहले अल्फ आएगा, तो हम पहले अल्प आवेश जैसे डीक्यू आवेश को लाएंगे, ठीक है। फिर हम संपूर्ण आवेश को, टोटल आवेश कितना लाना है, मतलब क्यू आवेश लाना है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो अब यहां से हमारा समझाने का थोड़ा मुद्दा कम हुआ। अब यहां पर आपको लिखना पड़ेगा संधारित्र में संचित ऊर्जा किसे कहेंगे, इसकी आपको थोड़ी सी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा कि प्रत्येक संधारित्र को लिखो आप लोग, प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने के लिए प्रत्येक संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, जो कि ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। आवेशित करने के लिए मतलब प्लस क्यू या माइनस क्यू आवेश उत्पन्न करनी। तो किसी भी, जैसे हमारे पास ये अनावेशित चालक है, जब इसको हम आवेशित करते हैं तो जो हमारा दूसरा प्लेट है इससे पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है, पहले प्लेट पर, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर धनायन की अधिकता है, यहाँ पर ऋणायन की अधिकता है, ठीक। थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूं कि जब अनावेशित प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो धन आवेश दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर आता है, आता है कि नहीं? हाँ सर। जो कि छोटे छोटे भाग में स्थानांतरित होता है। कहने का मतलब जो आवेश है उसे हम छोटे छोटे, जैसे टोटल आवेश कैपिटल क्यू है तो एक साथ यदि आप कहोगे एक साथ पूरा का पूरा आवेश आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि किसी भी काम को करने के पहले आप थोड़ा सा स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करते हो, फिर जब आपका एक लेंथ बन जाता है तो फिर आप तेजी गति से करते हो। तो यही चीज यहां पर भी है, जब आवेश का स्थानांतरण दूसरे प्लेट से पहले प्लेट पर हो रहा है तो पहले अल्प आवेश जाएगा, अल्प आवेश, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा एक चीज और समझना है कि मैंने संधारित्र तो ले लिया, ये संधारित्र है, इसको आवेशित कर रहा हूं, तो इस संधारित्र के किसी न किसी रूप में धारिता होगी, इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, विभव होगा। तो यहां पर थोड़ा सा मान के चलते हैं कि माना इस संधारित्र की धारिता C है, जिसे Q आवेश देने पर उसका विभवांतर भी हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आवेश देंगे तो विभवांतर में वृद्धि होगी। इतना थोड़ा सा आपको हिंदी लिखना है। इतना यदि आप हिंदी लिखते हो तो फिर आगे आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा।
अब मैं यदि आपसे कह दूं कि अल्फ आवेश को, यानी एक छोटा सा स्मॉल क्यू आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाएं, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वही कार्य हमारा विभव कहलाता है। देखो जरा थोड़ा सा आप समझना, विभव क्या कहलाता है? एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ये सही बात है कि नहीं सर? हाँ सर, एक आवेश है, उसको हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो ये विभव कहलाता है। अब चूंकि यहां पर धारिता के फॉर्म में देके रखा है, तो यदि मैं कह दूं आपसे कि भाई साहब V बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां पर आप कह सकते हो Q/C। सही है क्या? क्या सही है? आपने पढ़ा है V बराबर Q/C या C बराबर Q/V। सही बात है, ठीक है, या Q बराबर C/V। ये सब पढ़ चुके हैं आप। आपने पढ़ा है कि जैसे जैसे किसी चालक पर आवेश देते जाते हैं तो उसकी धारिता के मान में वृद्धि होगी, अर्थात उसके विभव के मान में वृद्धि होगी। और जब विभव के समानुपाती हटाते हैं तो C नेतांक लग जाता है। ये धारिता पढ़ा आपने भाई साहब। धारिता क्या है? किसी भी चालक में आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। जैसे एक कंटेनर है, उसमें पानी कितना आ सकता है, एक निश्चित स्तर के बाद पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे किसी चालक में एक निश्चित लिमिट, सीमा होती है ना, जितना कि वो आवेश क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? आवेश धारण कर सकता है। ठीक, तो देखो जरा, यदि मैं कह दूं कि जब आवेश का स्थानांतरण हो रहा है, तो मान लीजिए अल्प आवेश माना किसी क्षण पहले प्लेट पर आवेश प्लस Q व दूसरे प्लेट पर आवेश माइनस Q है, तब V डैश विभवांतर क्या होता है? Q/C। आवेश अल्प लेकर चल रहा हूं, छोटा सा आवेश लेकर चल रहा हूं, और भाई साहब परिभाषा है, आपने पढ़ा है, C बराबर होता है, C बराबर क्या होता है? Q/V, या Q बराबर कितना होता है? C/V। तो हमारा V बराबर हो जाएगा Q/C। ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया कि जो विभवांतर यदि V डैश की बात करूं तो कितना आ गया? Q/C। अब मैंने क्या कहा है आपको कि भाई साहब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो जब आवेश को ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये कहां से परिभाषा पाएंगे सर? क्योंकि यहां पे देखिए जरा, विभव कहलाता है क्या है? आवेश को, एक अल्प आवेश है, उसको लाने में किया गया कार्य। अल्प आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव, या आवेश को लाने में किया गया कार्य भी विभव है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आवेश कहो, चाहे बड़ा सा आवेश कहो, चाहे छोटा सा। पहले हम देखिए, किसी भी क्षेत्र का क्षेत्रफल बड़े से एरिया का निकालना है तो पहले हम एक छोटे से एरिया का निकालते हैं, इसके बाद उसमें समाकलन कर देते हैं तो बड़े से एरिया का निकल जाता है। इसी प्रकार आवेश को हम एक अल्प आवेश को ले जाने में कार्य निकालेंगे, फिर संपूर्ण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर यदि कह दें कि अल्प आवेश dQ को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा? तो अभी इसका पक्षांतर करोगे तो dW बराबर V डैश इंटू DQ। ये कहां से आ गया सर? अभी मैंने आपको बताया था कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है विभव होता है। W होता है अनंत से आवेश को लाने में किया गया कार्य, और जब पक्षांतर कर दो तो कितना हो जाएगा? QV बराबर W, है ना। तो अल्प कार्य के लिए बात कर रहा हूं तो अल्प आवेश है, इसलिए ऐसा कर दिया मैंने। अब हम स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि जो प्लेट B है, दूसरा प्लेट है, जो हमारा दूसरा प्लेट है,
इससे अल्प आवेश आ रहा है। अब संपूर्ण आवेश को लाने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, क्योंकि इसमें जितना भी धनावेश उत्पन्न हुआ है वही उसका संपूर्ण आवेश है। क्या है, संपूर्ण आवेश। ओके, ठीक है। अब यहां पर लिखो संपूर्ण आवेश प्लस क्यू को पहले प्लेट से दूसरे प्लेट उल्टा हो गया भाई साहब, उल्टा हो गया, क्योंकि हम ला रहे हैं दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक लाने में किया गया कार्य। ओके, कितना कार्य होगा बच्चा लोग, तो हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। चलो मिटा दे संचित ऊर्जा। ठीक, तुम तो ठहर परदेसी। अरे मैं नहीं ठहरने वाला भाई साहब, इसको मिटाने ही वाला। कौन कहता है ठहर जाओ सर, मैंने नहीं लिखा। अभी तक क्या कर रहे थे, स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे। लिख लिया करो मेरे प्यारे भाई बहन। देखो अब मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। यानी टोटल जो W है वो कार्य, जो dW है अल्प कार्य है, इसका समाकलन करना है। लिमिट क्या है, स्टार्टिंग में 0 रहा होगा और अंतिम में जो हमें आवेश का ट्रांसफर करना है वो Q आवेश को ट्रांसफर करना है। ठीक, चलो मान रखो, तो कितना हो जाएगा, 0 से Q और हो जाएगा आपका V डैश dQ। ठीक है, V डैश dQ, ये आपका समीकरण 1 है। अब आप कह दो समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, 0 से Q, यहां पर हो जाएगा स्मॉल q अपान सी डी क्यू। जो भी कांस्टेंट, जैसे 1/c कांस्टेंट है, 0 से Q और फिर आपका Q हो जाएगा dQ हो जाएगा। देखो x के पावर n का समाकलन क्या होता है मैं आपको बता दूं। x के पावर n का समाकलन, तो x के पावर n+1, पावर में भी 1 जोड़ना है और जो पावर में है उसको नीचे भी लिख देना है। मतलब यदि आपसे कह दूं इसका समाकलन, तो आप कहोगे, आप क्या कहोगे समाकलन में कि q के पावर 1 है, धन 1 करना है और जो भी घात है 1 धन 1 नीचे कर देना है। 0 से कहां तक, Q तक, यानी 0 से हमें प्रारंभ में आवेश तो स्थानांतरित हुआ नहीं होगा, तो हमारा Q का मान 0 रहा होगा। अंत में टोटल कितना आवेश ट्रांसफर करना है, तो Q करना है बच्चा लोग। तो चलो भाई हम देख लेते हैं, 1 1 2 भी लिख लेते हैं। ये आ गया हमारा भाई साहब। चलो देखो देखो देखो, 1 1 2 हो गया, 1 1 2 हो गया। अब हमको लिमिट लगाना है। लिमिट लगाने का फंडा क्या है सर, लिमिट लगाने का क्या है, पहले अपर लिमिट लगाते हैं, यानी ऊपर वाला हमारा क्या है, तो Q²/2। फिर लोअर लिमिट यानी 0²/2। तो बच्चा लोग इस 0 का कोई वैल्यू नहीं, हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारा C है। कितना आ रहा है, C है। तुम तो ठहर, चलो कितना आ जाएगा भाई साहब, Q² ये 2 है तो 2 और ये C है तो C। यही आ गया भैया हमारा किया गया कार्य। और जो कार्य है वही ऊर्जा का रूप है। ये जो किया गया कार्य है क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जो किया गया कार्य है, अब हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जब आवश्यकता नहीं तो इसे मिटा देना चाहिए। नाना बाबा ऐसा मत करना कि पिताजी की अब कोई आवश्यकता नहीं, उसे मार के निकाल दो, ऐसा नहीं करना, कभी मत करना। ठीक है, हर चीज में फॉलो नहीं होता। कुछ एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, सीरियल वगैरह देखते होगे यदि आप लोग, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि अब बुढ़ा हो चुका है, इसे घर से निकाल दो। आजकल तो लोग प्रैंक वीडियो भी बनाते हैं और उसमें लेते हैं मजे। चलो कोई बात नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो सर, कुछ तो बयां करो कि जो संधारित्र में आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है वही ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर लिख दूं कि Q आवेश को दूसरे प्लेट से पहले प्लेट तक
लाने में किया गया कार्य लाने में किया गया कार्य किस रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है बच्चा लोग? संचित हो जाती है। क्या हो जाती है? संचित हो जाती है। इसलिए U बराबर Q²/2C। अब यहां तक में थोड़ा सा इसको आप कौन सा समीकरण दे दोगे? एक था ये हमारा समीकरण, यहाँ पे आप 2 दे दो और ये हमारा समीकरण 3 दे दो। इसका दूसरा रूप में भी आप बना सकते हो कि जैसे Q का मान कितना होता है? Q बराबर, जैसे मैंने आपको कहा था, यहां पर देखो मैंने आपको कहा था V बराबर कितना? Q/C। यही होता है? नहीं होता, होता है, ठीक है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? VC। होता है कि नहीं होता? इसकी वैल्यू यदि पुट कर दो तो कितना आएगा? Q बराबर आपको क्या रखना है? Q बराबर रख दो भैया C भी है VC, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा आप लोग लिख सकते हैं कि चूंकि Q बराबर कितना होता है? VC होता है, इसलिए U बराबर V²C² ये U है बच्चा लोग, ये V है, ये V है, ये V है और ये U है, ये U है। U स्थितिज ऊर्जा 2C², स्क्वायर नहीं है तो आपका निकल कर आ जाएगा 1/2 C, एक C से C कट जाएगा, CB²। मतलब ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जो समीकरण 4 है। जो समीकरण 4 है, अब थोड़ा ध्यान देना, यदि इसी को मैं बोल दूं कि V बराबर कितना होता है? Q/C। V बराबर होता है, तब कितना हो जाएगा? V का मान रखो 1/2 C। V का मान कितना हो जाएगा? V का मान कितना हो जाएगा? Q/C का होल वर्ग। तो कितना निकल कर आएगा? तब कितना निकल कर आएगा? U बराबर देखो जरा 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक C कट जाएगा, CQ²। ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा 5 हो गया, समीकरण 5 हो गया, ठीक है। 3 रूप हो सकते हैं, एक हमारा Q/2C, ये तो आपने पढ़ा, 1/2 CB², 1/2 CQ²। क्या सही है? थोड़ा एक बार मैं चेक कर लेता हूं, नहीं तो फिर गलत हो जाए तो गालियां पड़ने लग जाए कि सर ये तो गलत है। ठीक है, अन्य रूप बना दिया मैंने। C का मान भी रख सकते हो, तो ऐसे में आप वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके और रूप भी बना सकते हो, कई रूप कन्वर्ट तो करना है, कन्वर्ट कर देना, बस खत्म कहानी। यदि मैं C बराबर कह दूं तो Q/V, देखना थोड़ा सा एक और रूप बना दूं यहाँ पे, देखना थोड़ा सा आप ध्यान देना। ये थोड़ा हाई है यार, थोड़ा सा आपको कठिन भी लगता होगा, लेकिन कुछ है नहीं। यदि मैं कह दूं, यदि C बराबर आपसे कहूं, C बराबर कितना निकल कर आएगा? तो Q/V, तब U बराबर 1/2 और C का मान कितना है? Q/V इंटू V²। तो V से V कट गया, तो U बराबर 1/2 QV। ये भी हमारा सही मान है, ये हमारा आ गया 6। तो विभिन्न रूप निकल सकते हैं, यानी भिन्न भिन्न रूप निकल सकते हैं। ये हमारा निकल कर आ चुका है संचित ऊर्जा। थोड़ा सा भी और समझना है, समय लेंगे हम आपसे। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए कि श्रेणी क्रम में कई सारे संधारित्र जुड़े हों, तब ऊर्जा कितना हो, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन लगाता हूं कि श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों में संचित ऊर्जा किस क्रम में निकालना है? श्रेणी क्रम में निकालना है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अच्छा, श्रेणी क्रम के लिए
हम यहां पर जी आपसे कह दें कि माना C1 C2 C3 धारिता, और कई सारे आप जोड़ सकते हो, एक नहीं और कई सारे जोड़ सकते हो। जैसे 3 हमने कहा, धारिता वाले संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तब बताओ श्रेणी क्रम के लिए 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस ऐसे डैश डैश करके कई सारे और आगे निकल सकते हैं। मतलब जब हमारे जो संधारित्र है श्रेणी क्रम में जुड़े हों तब हमारे पास इसकी धारिता का व्युत्क्रम अन्य धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब 1/c देखो कहां कहां पे है, 1/c यहां पे है। तो समीकरण 3 से, कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है? u बराबर q/2c है ना, q²/2c है। तो यहाँ पे 1/c दिख रहा है ना? नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है। अरे यार बच्चा लोग, q²/2 और गुणे 1/c कर दो, और 1/c करोगे तो यहां पर हो जाएगा 1/c का मान 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे आगे जाने दोगे, ऐसे ही आगे जाने दोगे। ऊपर का तो भाई आप लिख लिए हो ना, इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। हाँ सर कंप्लीट है। चलो, तो यदि मैं आपसे कह दूं कि आगे इसका मान कितना निकल कर आएगा, इसका मान, तो आप बताओगे जो u का मान है एक्चुअल में q²/2c1 q²/2c2 q²/2c3, यानी ये आपका 1 के लिए हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा 2 के लिए हो गया, ये स्थितिज ऊर्जा 3 के लिए हो गया, ऐसे आगे आता जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा तो कुल जो स्थितिज ऊर्जा है वो सभी संधारित्रों में जो स्थितिज ऊर्जा है उनके योग के बराबर है। देखो जरा ना, u1 प्लस u2 प्लस u3, यानी देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो कि भाई साहब हमने क्या कहा कि जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं संधारित्र, ठीक है, तो जो कुल संचित ऊर्जा है उन संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा कंडीशन, समांतर क्रम में, किस क्रम में? समांतर क्रम में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। माना C1 C2 C3 धारिता वाले संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं? इतना तो हर बच्चा जानता है, नहीं जानते तो पढ़ लो, आगे भी पढ़ाऊंगा, पीछे भी पढ़ाया हूं, तो प्लीज आप लोग जाकर देख लो। तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, आगे चलता जाएगा। तब C का मान देखो कहीं पे नजर आ रहा है, C का मान कहीं पे नजर आ रहा है, देखो जरा यहां पे नजर आ रहा, ऊपर चाहिए हमको, तो यहां पे देखो समीकरण 4 से, तब समीकरण 4 से u बराबर कितना है बच्चा लोग? 1/2। C का मान कितना है? C1 प्लस C2 प्लस C3, आगे जाने दो, और आगे है v²। जब इसका आप मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे दिख रहा है, दिखना चाहिए, तो 1/2 C1 v², 1/2 C2 v², 1/2 C3 v², आगे ऐसा चलता जाएगा। कुल मिला के जो एनर्जी निकल आ रही है हमारे पास, ऊर्जा जो निकल के आ रही है स्थितिज ऊर्जा, वो ये 1 के लिए है, तो u बराबर हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3, आगे चलता जाएगा। मतलब चाहे हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें और चाहे हम समांतर क्रम में जोड़ दें, उनकी जो कुल स्थितिज ऊर्जा है उन संधारित्रों के स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। यानी हमने फिर से क्या कहा, समझो थोड़ा सा, हमारे पास प्यारे बच्चों कई सारे संधारित्र हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल संचित ऊर्जा कितना होगी? तो जितना भी हमारे पास संधारित्र है उनके ऊर्जाओं के योगफल के बराबर। उम्मीद करता हूं कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो बेहतर आप एक नोट्स भी ले लें और दोबारा क्लास को देखें। उम्मीद करता हूं कि तब आपको समझ जरूर आएगा।
प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने देश से दिल से प्रेम करने वाले जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर छापें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।